गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे और रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को जाना है। तो इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में हमने कहा था कि किसी भी पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। यानी जिस पदार्थ का हम अभिक्रिया में भाग लेने देंगे वही प्रतिफल में भी हमें मौजूद मिलेगा। ये ऐसा क्यों होता है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के कारण होता है। किसके वजह से होता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की वजह से ऐसा होते हैं। बात क्लियर है? तो आपको हमने काफी हद तक इन सारी चीजों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करके हमने सिखलाया था, ठीक है। और कुछ प्रश्न भी आपको हमने दिया था, ठीक है। संतुलित संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो तुम्हें प्रश्न दिया गया था, क्या तुम बनाकर आए हो? बोलो, क्या तुम बनाकर आए हो? नहीं, नहीं आए हो? तुमने मेहनत नहीं किया? बोलो, मेहनत नहीं किया? किए हो? चल, अच्छी बात है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस इक्वेशन के बारे में और आपको प्रश्न दिया गया था। अगर कोई भी अगर विद्यार्थी अगर उसे नहीं समझ में आया तो फिर से उस क्लास को रिवीजन करेगा, ठीक है। और फिर भी ना समझ में आए तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम क्या कर सकते हो? तो फिर से कमेंट कर देना कि सर हमें पुनः समझा दीजिए, ठीक है। हालांकि तुम अगर इस क्लास में पुनः अगर ध्यान से समझोगे तो तुम्हें समझ में आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, इजाजत है। चल, तुमको हमने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन पहला तुम्हें दिया गया था एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, प्लस प्लस सी ए ओ एच सी ए ओ एच का हॉल्ट वाइज था, ठीक है। और इसको संतुलित करना था और संतुलित करके इसको ए एल ए एल ए एल ओ एच का थ्राइस है, ठीक है। और CaCl2 है, CaCl2 है। बोलो, बात क्लियर है तुम्हें? यही तुम्हारा प्रश्न है? बोलो, यही तुम्हारा प्रश्न है? चल, तो अगर ये प्रश्न है तो अब हम इसे संतुलित करना सिखलाते हैं, ठीक है। चलो, अगर कोई बच्चा नया आया है, ठीक है, तो भी उसको डरने की जरूरत नहीं है, समझो, ठीक है, आराम से। देखो, हमने कहा था कि दोनों तरफ हमें देखना है कि परमाणुओं की संख्या इक्वल है या नहीं है। यानी जितने परमाणु इधर होंगे उतना ही परमाणु उधर भी होना चाहिए। तो एल्युमिनियम यहाँ पर देखो, एल्युमिनियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 3 है, कैल्शियम की संख्या 1 है और हाइड्रा ऑक्साइड की संख्या 2 है, ठीक है। ये सारे बातें आपको पता है। यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन देखो 2 है, कैल्शियम देखोगे तो 1 है और हाइड्रा ऑक्साइड की बात करोगे तो 3 है। हाइड्रा ऑक्साइड कितने हैं? 3 है। देखो, अब यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल बनाओ। इन दोनों को क्या करो? इक्वल बनाओ। जैसे ही इक्वल बनाने का हम प्रयास किए तो इसको 6 बना दिए। क्या बना दिए? 6 बना दिए। तो दोनों तरफ हमने 6 बना दिया। तो देखो, यहाँ हाइड्रा ऑक्साइड को 6 बनाने के लिए 3 से गुना किए हैं। तो इस पूरे इक्वेशन को, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को तुम 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। किसे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का डबल 6 बन गया। तो यहाँ देखो, हाइड्रा ऑक्साइड 3 है तो हम यहाँ भी क्या कर देते हैं? तो पूरे इक्वेशन, पूरे यौगिक को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो देखो, इधर भी 6 उधर भी 6 हो गए। बात क्लियर हुआ?
अब यहाँ देखो, कैल्शियम हमारा पहले यहाँ 1 था, अब 3 बन गया। कितने बन गए? 3। तो इधर भी कैल्शियम 3 होना चाहिए, तो दोनों तरफ हम 3-3 बना लेते हैं। तो दोनों तरफ 3-3 बनाने के लिए हम 3 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा क्या बन गया? ऐसे हो गए, ब्रैकेट में 3CaCl2। ठीक है। अब देखो क्लोरीन यहाँ कितने हो गए? 3 का डबल 6 हो गया। तो यहाँ क्लोरीन 3 है और वहाँ 2 है, तो इसे हमने 6 बनाया है। तो 6 बनाने के लिए इधर भी हमें 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। और जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2AlCl3 हो गया। एल्युमिनियम हमारा 2 हो गया, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया, यानी दोनों तरफ एल्युमिनियम की संख्या कितने हो गए? 2-2 हो गया। तो अब देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? बोलो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गए? ये इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? एल्युमिनियम 2, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गए। यहाँ देखो क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गया। यहाँ कैल्शियम 3, यहाँ भी कैल्शियम 3। हाइड्रा ऑक्साइड 6 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया। यहाँ भी 3 का डबल 6 हो गया हाइड्रा ऑक्साइड। तो इस तरीका से हमारा बैलेंस हो गया। बोलो, बात पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? बोलो, बात पल्ले पड़ा? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन याद नहीं कि हमने क्वेश्चन क्या क्या दिया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। शायद आपका क्वेश्चन था नेक्स्ट, जो भी हो आप मिला लेना। ठीक है, हमें ध्यान नहीं कि क्या हमने क्वेश्चन दिया था। चल, अगला शायद क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन है KClO3 ठीक है। इसको जब अपघटित किया गया है तो बना था KCl प्लस प्लस O2। क्या बना था? O2। ये आपका शायद हमारे ख्याल से यही आपके क्वेश्चन एक रहे होंगे। ठीक है, चल देखो, तो हमें इसे क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम दोनों तरफ देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इक्वल बनाने का कष्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पोटेशियम की संख्या 1 है। पोटेशियम कितना? 1 है। इधर पोटेशियम भी 1 है। क्लोरीन यहाँ 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। बात स्पष्ट है? तो अब देखो यहाँ पर हमें पोटेशियम और क्लोरीन दोनों तो बैलेंस दिख रहा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारा है वो बैलेंस नहीं है। जब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यानी दोनों तरफ 3 और 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं? 6 बना लेते हैं। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हमने इधर 6 बनाया तो हमें इस पूरे यौगिक को हमें 2 से क्या करने होंगे? मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजन 6 हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन 6 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ समझो, यहाँ पोटेशियम पहले 1 था, 2 ना, पोटेशियम और क्लोरीन 1-1 थे, लेकिन यहाँ अब पोटेशियम और क्लोरीन 1-1 है, यहाँ पर 2 हो गए। यहाँ पर क्या हो गया? अभिकारक में 2-2 हो गया और प्रतिफल में एकक है। तो हम क्या करते हैं? इससे यौगिक को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ देखो कि हमारे इक्वेशन क्या हो गए? बैलेंस हो गया। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल सही बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं बनाए फिर भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अभी और सारे हमारे पास प्रश्न मौजूद हैं। ठीक है, चल आगे अगर हम बात करें तो चल आगे शायद आपका क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन शायद हमने दिया था कहाँ से?
हम्म। चल, शायद एक आपका क्वेश्चन था जिंक वाला, ठीक है। जिंक प्लस AgNO3, यहाँ आपका था ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस Ag था, प्लस Ag थे, ठीक है। चल, शायद हमने यही क्वेश्चन दिया था, आप देख लेना, ठीक है। चल, अब देखो दोनों तरफ हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। जिंक यहाँ एक है, यहाँ भी जिंक एक है, हमारा सिल्वर 1, सिल्वर भी 1, लेकिन यहाँ नाइट्रेट की संख्या 3 है और यहाँ नाइट्रेट, अगर हम बात करें इस पूरे नाइट्रेट की, ठीक है, अगर हम बात करें इस पूरे नाइट्रेट का NO3 की, तो यहाँ 1 है और यहाँ NO3 2 है। तो NO3 वहाँ 1 है, यहाँ यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 बनाने के लिए हम पूरे इक्वेशन, पूरे हम यौगिक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो हमारा नाइट्रेट क्या हो गया, 2, और यहाँ भी नाइट्रेट 2, यानी 3 का डबल 6 है, तो यहाँ 3 का डबल 6 ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया। बात स्पष्ट है। चल, और अगर हम बात करें तो यहाँ सिल्वर हमारा 2 हो गया और यहाँ सिल्वर 1 है, तो सिल्वर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिंक जो है हमारा दोनों तरफ सेम है, जिंक क्या है, दोनों तरफ सेम है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब तुम्हें धीरे धीरे ये बातें स्पष्ट हो रहा होगा। क्या कोई दिक्कत है अभी भी, नहीं है? चल आगे बढ़ते हैं। आगे जो शायद आपका प्रश्न था, वो प्रश्न आपके शायद एल्युमिनियम का था। किसका था, एल्युमिनियम का था। एल्युमिनियम प्लस H2SO4 था, ठीक है। इसको बैलेंस करना था, Al2SO4 का होल थ्राइस है और प्लस H2 है, प्लस H2 है, ठीक है। ये है आपकी। अब देखो यहाँ एल्युमिनियम 1 है और यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, 2 बनाना होगा। जैसे ही हम 2 बनाएंगे तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 एल्युमिनियम इधर, 2 एल्युमिनियम इधर। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। अभी तक तो हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। यहाँ देखो SO4 जो है 4 है, SO4 की संख्या 1 है और यहाँ SO4 की संख्या 3 है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 4 तिया 12 है और सल्फर 3 है। क्या है, सल्फर 3 है। तो हम इस पूरे इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन नहीं, पूरे यौगिक को, ठीक है, हम क्या करते हैं, 3 बनाने के लिए SO4 को हमें 3 करने के लिए हम 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 6 बनाने होंगे। तो देखो यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन क्या हो गया, तो आप कहोगे कि बैलेंस हो गया। बोलो बैलेंस हुआ या नहीं। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, SO4 का 3 गुना, SO4 का 3 गुना। बात क्लियर है? बोलो। अब तो तुम्हें यार समझ में आ गया होगा, अब तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बोलो, अब तो तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। फिर भी बोलो, अगर कोई समस्या है तो निदान किया जाएगा। क्या कोई समस्या है तुम्हें? नहीं है? सच में नहीं है? चलो आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अलग की ओर आगे अपना लेक्चर को बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें कि हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं संतुलित समीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, संतुलित समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम इस संतुलित समीकरण को और भी
इंफॉर्मेटिव बनाना है, और भी इंफॉर्मेटिव कहने का मतलब है कि और भी उपयोगी बनाना है, तो हमें इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देने होंगे। हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर इसके बारे में पूरा-पूरा सटीकता से जानकारी दे देना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपके जब एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर आप बेहतर ढंग से इसके हर चीज़ लिख दोगे, ठीक है? तो आपको जो एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करेगा, वो 100% मार्क्स देने का कोशिश करता है। वो आपका नंबर नहीं काटना चाहता है। अगर कहीं नंबर आपका कट भी रहा है ना, तो वो कहता है कि नहीं, बच्चा मेहनत किया है तो इसको नंबर दे देना चाहिए, ठीक है? वो भी नहीं चाहता कि हम किसी विद्यार्थी का नंबर काटें, ठीक है? तो इस तरीका से तुम्हें क्या करना होगा कि रासायनिक समीकरण के और भी इन्फॉर्मेशन देने होंगे। अब इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लगभग 3 पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है? 3 पॉइंट आपको बताएँगे और उस 3 पॉइंटों में आपका सारा का सारा जो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो चलो, अगर तुम्हारी इजाज़त है तो बोलो, पहला इन्फॉर्मेशन हम लेकर चलें, बोलो, इजाज़त है? चलो, अगर इजाज़त है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, सबसे पहला कि आप क्या करना, ठीक है? अगर आपको और भी इन्फॉर्मेटिव बनाने हैं, यानी अगर देखो, कभी भी ये सोचकर उत्तर मत देना कि हमें लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है? लघु उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर दो तो प्रयास करो कि उसके साथ एक एग्जाम्पल दो। क्या दो? एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देने से होगा क्या कि आपके नंबर कटेंगे नहीं। अगर आप सब्जेक्टिव, आप लैंग्वेज में थोड़ा बहुत गलत भी लिखोगे तो वो नंबर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से फुलफिल कर दिया जाता है। ठीक है? बात स्पष्ट है? चल, देखो, जैसे हम बात करते हैं कि अगर तुम रासायनिक समीकरण बना रहे हो, तो तुम उसकी अवस्था के बारे में बता दो। किसके बारे में बता दो? अवस्था के बारे में, ठीक है? अवस्था के बारे में क्या है? यानी स्टेट्स के बारे में बता दो। अब अवस्था आपको बताया गया है कि क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? देखो, हम सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखते हुए चले जा रहे हैं। अवस्था में तुम्हें क्या लिखना है? अगर मान के चलो कि तुमने ठोस अगर समीकरण में, अभिक्रिया में ठोस भाग लिया है तो उस वहाँ पर ब्रैकेट में एस लिख देना, ठीक है? अगर ब्रैकेट में कोई तरल भाग लिया है, ठीक है? कोई लिक्विड भाग लिया है तो तुम वहाँ पर एल लिख देना ब्रैकेट में। अगर अभिक्रिया में किसी गैस का निर्माण हो रहा है या गैस अभिकारक बना हुआ है, तो तुम वहाँ पर गैस लिख देना, ठीक है? गैस में अब पूरा-पूरा नहीं, ब्रैकेट में जी लिखना। ब्रैकेट में क्या लिखना है? जी लिख देना है। और अगर निर्माण हुआ है तो तुम ऊपर की ओर एरो का साइन दे देते हो। अगर अवक्षेप है, क्या है? अवक्षेप है, ठीक है? अगर अवक्षेप है तो अवक्षेप में तुम क्या करोगे? तुम लिख देना, ठीक है? अवक्षेप में जब भी होगा अवक्षेप का निर्माण तो तुम एरो का साइन नीचे की ओर देना। यानी अवक्षेप का जब भी हम दिखाते हैं तो एरो का साइन नीचे की ओर होता है। बात स्पष्ट है? इस बात को ध्यान रखना, जब भी अवक्षेप का निर्माण होगा, प्रेसिपिटेट का निर्माण होगा तो हम उसके दिखाने के लिए एरो का साइन नीचे की ओर, गैस को दिखाने के लिए एरो का साइन ऊपर की ओर। अगर हम बात करें कि जैसे बिलियन, बिलियन अगर हो, बिलियन कहो या तो जलीय घोल कहो, जलीय घोल कहो। अगर ये हो तो ब्रैकेट में एक्वस लिख देना, एक्यू लिख देना। ब्रैकेट में क्या लिख देना? एक्यू लिख देना, ठीक है? अगर इन सारे चीज़ों को तुम अगर रासायनिक समीकरण में लिख रहे हो तो 100% है कि तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। 100% की गारंटी है कि तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? बात क्लियर? क्योंकि एग्ज़ामिनर जान चुका होता है कि बच्चा जो है पूरी गहराई से अध्ययन किया है, शिद्दत के साथ पढ़ा है, और तुम नहीं लिखोगे तो वही तुम्हारे नंबर कटेंगे, तो फिर मत कहना, ठीक है? चल, और जितने एग्ज़ाम्पल देंगे उसको किसी भी हालत में तुम रट जाना, ठीक है? वो सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। देखो, जैसे पहला अगर हम बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल आपका हम एक लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल एक लिया कि जिंक है, ठीक है? जिंक है, ठीक है? जिंक को हमने रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन कराया, ठीक है? तो यहाँ से जो हमारा प्रतिफल यानी जो निर्माण हुआ, हम कह सकते हैं कि Zn
SO4 प्लस कह सकते हैं कि H2 का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमने कि जो एग्जामिनर जो एग्जाम में आपको प्रश्न दिया गया है वो संतुलित है या नहीं है। संतुलित अगर नहीं है तो उसको संतुलित कर लेना। क्या कर लेना? संतुलित कर लेना। और ये खास करके तुम्हें संतुलित और असंतुलित में ही ये क्वेश्चन आएंगे। देखो जिंक यहाँ 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, सल्फेट SO4 1 है, यहाँ भी SO4 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर जो दिया है प्रश्न वो क्या है? पूरी तरीका से बैलेंस है। पूरी तरीका से क्या है? बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो देखो अब मामला आता है कि हमें अवस्था लिखना है। हमें क्या करना? अवस्था। अगर हमें नंबर 100% चाहिए तो कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा, बाकियों से अलग करने होंगे। तो देखो जिंक जो है, जिंक धातु है और ये इसको हमने जो लिया है वो सॉलिड के फॉर्म में लिया है। किस फॉर्म में लिया? सॉलिड के फॉर्म में। यहाँ H2SO4 जो है, यहाँ H2SO4 का हमने विलयन लिया है। विलयन कहने का मतलब है कि एक्वस लिया है। क्या लिया है? एक्वस लिया है, तो AQ हमने लिख दिया। यहाँ पर जिंक सल्फेट जो है, ये जिंक सल्फेट हमारा क्या है? तो तुम कहोगे कि जिंक सल्फेट जो है हमारे एक्वस है। क्या है? एक्वस है, यानी ये भी हमारा जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त हुआ है। या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और गैस को तुम सिंबल के माध्यम से, तीर के माध्यम से ऊपर की ओर दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीका से हमें 100% नंबर मिल जाएंगे। तो यही हमारा क्या है? अवस्था को दिखाने का तरीका है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चल एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, ठीक है, क्या किया उसको बाद की बात है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने तोड़ा तो हमें मिले क्या? कैल्शियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या मिला? तो CO2 गैस मिला। क्या मिला? CO2 गैस मिला। तो देखो यहाँ भी कैल्शियम एक, यहाँ भी कैल्शियम एक, ऑक्सीजन की संख्या 3, यहाँ 1 और 2, 3 हो गया। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। इसका मतलब है कि ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। ये हमारा क्या है? इक्वेशन बैलेंस है। अगर इक्वेशन बैलेंस है तो हमें अब यहाँ पर क्या लिखना है? इसकी अवस्था के बारे में लिख देना है। किसके बारे में? अवस्था के बारे में। तो अवस्था के बारे में हम क्या लिख दिए? देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ठोस है। क्या है? ठोस है। तो ठोस को हम सॉलिड लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं? सॉलिड लिख देते हैं। अब इसके बाद आता है कि हमारा ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम कहोगे कि इसको कली चूना बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? हमने क्या कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड को, बात समझो, हमने क्या कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या कहा कि ये कली चूना है। ठीक है, ये क्या है? कली चूना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा यहाँ पर जो मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेगा? तो सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में हमें प्राप्त होंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला है तो ये हमारा क्या है? गैस है। ये क्या है? गैस है। तो गैस को हम ऊपर की ओर लिख देते हैं, एरो के माध्यम से ऊपर की ओर साइन दिखा देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? हमारा अवस्था दिख गया। ठीक है, बोलो यहाँ तक अगर कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है? चल अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा कैल्शियम, इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, देखो अगर हम आपको नाम लिख दे तो नाम लिख लेना। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कली चूना। कली चूना। ठीक है, कली चूना को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में, हालांकि आपको बताया गया है कैल्शियम ऑक्साइड।
क्या हमने किया, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। ठीक है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO होता है, या पूछ देगा कैल्शियम ऑक्साइड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो कली चूना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं, ये इसको नोट कर लेना। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखो हमने लिखा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बूझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना, या इसी को भाखरा चूना भी बोलते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बूझा चूना। ठीक है, बूझा चूना, या इसी को भाखरा भाखरा चूना भी बोलते हैं। ठीक है, आप जो भी मर्जी, जो भी नहीं, दोनों का दोनों याद रखो। ठीक है, प्रश्न में कुछ भी आ सकता है, कोई इशू इसमें नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को जब हम CO2 के साथ रिएक्शन, यानी इसी चूना का हम यूज करते हैं पुताई करने में, इसी चूना का हम क्या करते हैं, पुताई करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेना। ठीक है, कि पुताई में या रंगाई में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या होता है, रंगाई या पुताई में इस्तेमाल इसी चूना का होता है। तो देखो, जब तुम कमरे को पेंट करते हो, कमरे में चूना का जब पुताई करते हो, तो वायुमंडल में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये कठोर बन जाता है। क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है, और ये निर्माण कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका निर्माण कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत वाष्प यानी जल का निर्माण कर लेता है। वाष्प नहीं, जल का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। तो देखो, क्या दोनों तरफ हमारा बैलेंस है, इक्वेशन देखो कि क्या दोनों तरफ बैलेंस है। कैल्शियम एक है, वहां भी कैल्शियम एक है। OH देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, वहां भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, और यहाँ ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन वहाँ, 4 कार्बन, यहाँ 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा पूरा क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। अगर पूरा इक्वेशन बैलेंस है, तो अब हमें अवस्था को दिखाना है। किसको दिखाना, अवस्था को। देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, तुम चूना को पानी में घोल देते हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो घोला हुआ चूना है, वो तुम्हारा क्या हो गया, विलियन बन गया। इस वजह से हम इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। ठीक है, कभी ऐसा होते हो कि सूखा चूना लेते हो और दीवार में पोत देते हो, ऐसा तो नहीं होता, उसको क्या करते हो, विलियन बनाते हो। ठीक है, तो विलियन बनाते तो एक्वस हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया है, यानी गैस है, ये क्या है, गैस है। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम जी लिख दिए। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दिए, जी लिख दिए। अब ये गैस जो है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और अभी तुमने पढ़ा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉलिड। चूना कठोर क्यों हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर वो कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है, कार्बोनेट का निर्माण करता है, इस वजह से वो कठोर हो जाता है। वहाँ H2O जल का निर्माण करता है। तुम देखना कि जब पुताई होता है, तो तुम्हारे दीवार जो होते हैं भींगे भींगे से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड को हम एल से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं, एल से दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा यहाँ पर सारा का सारा अवस्था दिखा दिया, और तुमने 100% नंबर उठा लिया। बोलो, बात क्लियर है, बात क्लियर है। चल, तो पहला जो पॉइंट था हमारा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उसकी अवस्था को लिख देते हैं। अवस्था जैसे ही लिखते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है, इंफॉर्मेटिव बन जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है एग्जामिनर को कि बच्चा काफी गहराई से पढ़ा और काफी मेहनत किया है। ठीक है, चल अब अगली पॉइंट है। हालांकि और भी चीज तुम लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें तुम लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आते भी हैं। ठीक है, तो अगर कहोगे तो और बता देंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
बोलो आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी एग्जांपल काफी है तुम्हारे लिए। देखो, अब दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट है कि हम उसके ताप के बारे में लिख देते हैं। किसके बारे में लिख देते हैं? ताप के बारे में। और ताप के बारे में क्या लिख देते हैं? यानी उसके उष्मा के बारे में लिखते हैं। ठीक है, किसके बारे में? उष्मा के बारे में, यानी उसमें ताप में क्या परिवर्तन हुआ, ताप में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में अगर हम लिख देते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब ताप में परिवर्तन दो तरीका से हो सकता है। ठीक है, कितने तरीका से? दो तरीका से ताप में परिवर्तन होते हैं। पहला अगर परिवर्तन की बात करें तो या तो होगा उष्मा छेपी, उष्मा छेपी होगा। ठीक है, या तो उष्मा शोषी होगा, उष्मा शोषी होगा। और दोनों के दोनों हमने बताया है कि उष्मा शोषी किसको कहते हैं और उष्मा छेपी किसको कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया के दरमियान अगर उष्मा बाहर निकल रहा है तो उष्मा छेपी कहलाया, और किसी अभिक्रिया के दौरान अगर उष्मा का सोखा जा रहा है, उष्मा क्या जा रहा है, सोखे जा रहे हैं, तो उष्मा शोषी कहलाया। ये बात स्पष्ट है? चल देखो, उष्मा छेपी अगर होगा तो हम लोग इसको प्लस उष्मा लिख देते हैं। प्लस क्या लिख देते हैं? उष्मा लिख देते हैं। ठीक है, या प्लस ऊर्जा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्लस ऊर्जा लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीका से लिख देते हैं। हाँ, लेकिन जब ये लिखते हैं तो हम कहाँ पर, तो ये हमेशा याद रखना कि ये प्रतिफल की ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? प्रतिफल की तरफ। ठीक है, प्रतिफल कहो या राइट साइड कहो, यानी जब भी ये लिखा जाएगा उष्मा का या ऊर्जा का निर्माण जो होगा तो वो हमेशा प्रतिफल की तरफ लिखे जाएंगे। ठीक है, उष्मा शोषी की अगर हम बात करें तो इसको भी हम प्लस उष्मा या ऊर्जा लिख देते हैं। ठीक है, प्लस उष्मा या ऊर्जा लिख देते हैं, लेकिन ये कहाँ लिखे जाएंगे, तो अभिकारक की ओर है। ये कहाँ लिखा जाएगा? अभिकारक की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, और अभिकारक की तरफ लिखते हैं इसका मतलब है कि ये हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। किधर लिखा जाएगा? लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। तो इस तरीका से ताप में भी परिवर्तन अगर हो रहा है और उसको भी अगर हम सिंबल के माध्यम से, उष्मा के माध्यम से अगर हम दिखा रहे हैं तो वो और भी हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, और भी हमारा आकर्षक होगा। बोलो बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलो अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम इसे रफ करें। बोलो। चलो, तुम लिख लिया होगा, हमें ये जगह चाहिए था। ठीक है, देखो, अच्छा यहाँ ताप और उष्मा दोनों लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे कार्बन एक, जैसे एक क्या है, कार्बन है। कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया। किसके साथ रिएक्शन कराया? ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन करवाया। ठीक है, तो जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा निर्माण हुआ किसका? तो कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर तुम्हें बात समझ में नहीं आ रहे होंगे कि ये कार्बन का मतलब है क्या। हम इसको क्या कह रहे हैं? कार्बन कह रहे हैं। ठीक है, और तुम्हें पता है कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब कार्बन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। कार्बन के जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं तुम्हें समझने के लिए कोयला। तुमको पता है कि कोयला जो है एक कार्बन का प्रकार है। क्या है? कार्बन का प्रकार है। ठीक है, तो हमने कोयला लिया, कोयला को तुम जलाओगे, कोयला को तुम जलाओगे तो किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज नहीं जलता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। तो कोयला को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है,
कोयला तुम लोगे तो कोयला क्या होगा, तो तुम कहोगे कि सर गैस है तो ब्रैकेट में थी, सॉलिड है तो ब्रैकेट में हम क्या लिख दिए, सॉलिड लिख दिए। ऑक्सीजन तुम्हारा गैस है तो ब्रैकेट में हमने गैस लिख दिया, ठीक है। अब CO2 तुम्हारा क्या बना, गैस बना है, CO2 क्या बना है, गैस बना है। तो CO2 गैस बना है तो इसको भी हमने गैस लिख दिया, जी लिख दिया। अब एक बात बताओ, तुम जब कोयला को जलाओगे तो कोयला जब जलेगा तो उष्मा देगा या उष्मा सोखेगा, तुम बताओ। शादी ब्याह में तो कोयला पर लिट्टी बनते तो देखा होगा ना, बोलो। कोयला पर तुमने कोई वस्तु, कोई सामान को, कोई खाने वाले पदार्थ को बनते हुए तो देखा होगा। क्या कोयला से उष्मा सोखे जाते हैं या उष्मा निकाले जाते हैं, तो तुम कहोगे कि नहीं सर उष्मा निकाले जाते हैं। उष्मा जो होता है निकलता है, जब उष्मा निकलता है तो उष्मा निकला तो हम ब्रे इधर क्या लिख देते हैं, प्लस उष्मा लिख देते हैं, प्लस क्या लिख देते हैं, उष्मा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, प्लस उष्मा। और ये अभिक्रिया जो है हमारा कौन सा अभिक्रिया हुआ, तो तुम कहोगे कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ। तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ को अगर हम जलाएंगे, किसी भी पदार्थ को अगर हम जलाते हैं तो उसमें से उष्मा बाहर निकलता है। उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे देखो तुमने मीथेन गैस लिया CH4, ये कौन सा है, मीथेन है, ठीक है, मीथेन, ठीक है। हमने मीथेन को लिया, ठीक है। मीथेन को हमने ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया, किसके संपर्क में जलाया, ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, तुम जब जलाते हो तो इसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कुछ मात्रा में जल निकलते हैं, कुछ मात्रा में जल, जल का वो कौन सा भाग, तो कहोगे वाष्प वाला, ठीक है। वो कौन से भाग है, वाष्प वाले जल निकलते हैं, ठीक है, यानी जल वाष्प निकलता है। तो देखो ये मीथेन तुम्हारे जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर में भरे होते हैं मीथेन गैस, किसमें होते हैं, मीथेन। हालांकि प्रोपेन ब्यूटेन दोनों भरे होते हैं। हल तुम समझना कि मीथेन गैस का भी यूज किया जाता है। जो गोबर होता है, गोबर से कौन सी गैसें निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। तुम धान के खेत में देखोगे तो धान के खेत में से मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। तो मीथेन गैस को जैसे ही हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाएं तो हमारा क्या बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ ही साथ जल वाष्प का निर्माण हुआ। तो जल वाष्प के साथ साथ हमें और भी क्या मिलेंगे, देखो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर तुम्हारा बैलेंस है या नहीं है। कार्बन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, वहां पर 1 है, ठीक है, 3 हो गया। तो 3 को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2, ठीक है। तुम्हें समझाने हैं तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, तुम्हें अब इतनी बात पता चल गया होगा, ठीक है। देखो 4 हो गया, 2 इधर है और उधर भी हम 2 बना लेते हैं, तो यहाँ भी हमारा 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब देखो ये मीथेन हमारा क्या था, गैस था। मीथेन क्या है, गैस है, तो हम जी लिख देते हैं। ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, गैस है, तो गैस लिख देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस बना है तो गैस लिख देते हैं। हमारा जल वाष्प बना है, जल वाष्प बना है तो ये भी हमारा क्या है, गैस है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको जलाया, मीथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाकर, तो कोई भी चीज जलेगा तो उष्मा देगा, क्या देगा, उष्मा देगा। तो उष्मा देगा तो हम प्लस क्या लिख देते हैं, उष्मा लिख देते हैं, प्लस क्या लिख देते हैं, उष्मा लिख देते हैं, ठीक। और उष्मा जो लिखा, उष्मा अगर दिया है तो वो हमेशा प्रतिफल की तरफ होता है, किधर होता है, प्रतिफल की तरफ होता है। बोलो बात क्लियर है, बात स्पष्ट है, बोलो कोई समस्या तो अब नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक पॉइंट नोट करवा रहे हैं कि जितने सारे जलने वाले पदार्थ हैं, ठीक है, जलने वाले सभी पदार्थ, जलने वाला सभी पदार्थ, सभी पदार्थ किसका एग्जाम्पल है, तो तुम कहोगे उष्मा क्षेपी का एग्जाम्पल है।
चाहे तुम केरोसिन तेल जलाओ, लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, या तुम पेट्रोल, डीजल कुछ भी जलाओ, ठीक है? तो वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। तो तुम्हें यहाँ से ऊष्माक्षेपी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आते हैं ऊष्माशोषी पर। ऊष्माशोषी पर, इस पर ऊष्माशोषी पर, ठीक है? अच्छा देखो, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि हमारा प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण, चलो इसको भी हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है? चलो देखो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं कि हमारे श्वसन में, ठीक है, जब हम श्वसन करते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज, C2C6। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, C6H12O6 होता है, ठीक है। जब इसको क्या हमने दिया? कार्बोहाइड्रेट नाम दिया है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है, देखो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसी को हमने क्या कहा? ग्लूकोज कहा, ग्लूकोज कहा। कार्बोहाइड्रेट को जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है। हमारे शरीर में क्या प्रवेश करता है? ऑक्सीजन प्रवेश करता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो इसमें से हमारे क्या होते हैं? कुछ ना कुछ निकलेंगे, ठीक है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, कुछ ना कुछ पानी का निर्माण होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? पानी का निर्माण होगा। तो हमने पानी का निर्माण कर दिया, और कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगा। ऊष्मा कहने का मतलब एनर्जी निकलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगा, ठीक है। हमारा शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में क्या तुम आग खा रहे हो? नहीं ना, तुम आग तो नहीं खा रहा है, लेकिन तुम्हारे शरीर में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कहाँ से रहते हैं? बोलो, वो श्वसन की वजह से ही तो होता है। तुम श्वसन करते हो, तुम क्या करते हो? श्वसन करते हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आकर टूटता है, और टूटकर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा का निर्माण करता है, और वही ऊष्मा हमारे शरीर को क्या करता है? तापमान बनाए रखता है। बात क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो कि यहाँ पर बैलेंस है, तो तुम कहोगे कि बैलेंस तो नहीं है, हम डायरेक्ट बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्या करते रहे? बैलेंस कर दे रहे हैं। यहाँ 6CO2 हो गया, 6H2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा बैलेंस हो गया। यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इस पूरे इक्वेशन को तुम ध्यान रखना कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 6 मॉलिक्यूल हमारा जल निकलता है, और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। देखो, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा किस फॉर्म में है? तो तुम कहोगे कि एक्वस के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? तुमने भोजन किया है, तो भोजन वो जाकर क्या हो गया? तुम्हारे वो तरल पदार्थ में मिलकर वो ब्लड में मिल गया। ब्लड कहाँ गया? कोशिका के पास गया। कोशिका ये क्या करता है? ऑक्सीजन, जैसे ही कोशिका में ऑक्सीजन आया तो ये ग्लूकोज टूटा, टूट कर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तुम्हारा गैस बन गया। ये तुम्हारा क्या है? तो तुम कहोगे जल का निर्माण हुआ, तो लिक्विड बना, और साथ ही साथ ऊष्मा का निर्माण हुआ। हम यहाँ ऊष्मा दूसरे मार्कर से लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें पता चले कि ऊष्मा का निर्माण हुआ, एनर्जी का निर्माण हुआ है। बोलो, बात क्लियर है? तो यहाँ से ये भी, यानी हमारा श्वसन जो है वो श्वसन किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। श्वसन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो तुम कहोगे कि वो भी तुम्हारा ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। बोलो, बात स्पष्ट है या नहीं है? बात स्पष्ट है? चल, अब लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ऊष्माशोषी के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नहीं तो फिर तुम बोर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को हल्का हल्का पढ़ो, तुम्हें सारे का सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। अब ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी का मतलब क्या है? कि ऊष्मा का सोखा जाना, ऊष्मा का क्या होना? सोख लेना, ठीक है। चल देखो, अब जब हम नाइट्रोजन, इसके एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट किस पे आते हैं? एग्जाम्पल पर। हमने नाइट्रोजन लिया, क्या लिया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम नाइट्रोजन को
ठीक है, जब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बोलो बात क्लियर है। हमने कहा कि जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जब इस पे हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारा बनकर तैयार होता है 2NO, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड बनकर आता है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड बनकर आता है, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल देखो, अब इसमें क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा और दूर लिखते हैं, ठीक है, हम यहाँ प्लस लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ हमने लिखा 2NO, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, नाम भी लिख देते हैं, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। देखो यहाँ हमने नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अधिक उष्मा देंगे, अब उष्मा कितना देंगे, तो कम से हम देंगे लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। अगर 3000 डिग्री सेल्सियस का इसे हम उष्मा देंगे, ठीक है, तो उष्मा जब दे रहे हैं तो ये उष्मा को सोख लेगा, उष्मा को क्या करेगा, सोखेगा, उष्मा को सोख कर केवल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये उष्मा को सोख रहा है, इस वजह से हम यहाँ उष्मा जो होंगे वो अभिकारक की तरफ लिखेंगे, किधर लिखेंगे, अभिकारक की तरफ लिखेंगे। अब नाइट्रोजन क्या था, हमारा गैस था, ठीक है, ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा क्या बना, गैस बना, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा अभिक्रिया हुआ है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो तुम कहोगे कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है, क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ जाए। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी तुमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का तुमने एग्जाम्पल पढ़ा। अभी हमने कहा था उसको, ठीक है, कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यही दो चीज बनते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यही दो चीज बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या था, सॉलिड था, कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या था, सॉलिड था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है, तो ये हमारा गैस हो गया। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ब्रेक किया है, क्या किया है, तोड़ा है, और जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो हमें इसको उष्मा देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। तो उष्मा हमने इसको दिया है, इस वजह से उष्मा को हम किधर लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड, यानी अभिकारक की ओर लिख रहे हैं, और यही अभिक्रिया हमारा क्या कहलाया, उष्मा उष्मा शोषी कहलाया, क्या कहलाया, उष्मा शोषी कहलाया, ठीक है। तो उष्मा शोषी के और कुछ भी एग्जाम्पल लिखना हो तो एक और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो तुम कहोगे कि उष्मा शोषी का एग्जाम्पल है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तुम कहोगे कि वो एग्जाम्पल हमारा किसका है, तो उष्मा शोषी का है, किसका है, उष्मा शोषी का एग्जाम्पल है। बोलो कोई दिक्कत इसमें है। अब प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, हम इसको समझा देते हैं, ठीक है, आगे हालांकि ये एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। चलो देखो, तुमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्लोरोफिल होते हैं, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। होता क्या है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए जाते हैं, वायुमंडल से क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए, ठीक है, तो हम पानी ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, पानी ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और हमने पानी ले लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हमने लिया है और ऑक्सीजन के भी हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिया है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कह रहे हैं, जल का 6 मॉलिक्यूल, जल क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इसको हमने क्या किया,
जब ये प्रकाश आता है, क्या होता है, प्रकाश जब आता है कहाँ से, तो तुम कहोगे कि सूर्य की रोशनी में क्या होते हैं, उष्मा होते हैं। सूर्य की रोशनी में क्या होता है, उष्मा होता है। तो वो सूरज की रोशनी को क्या करता है, तुम कहोगे सूरज की रोशनी को क्या करता है, तो देखो, जो सनलाइट होता है, सन लाइट जो होता है, वो सनलाइट से हमें क्या मिलते हैं, उष्मा मिलते हैं। क्या मिलते हैं, उष्मा मिलता है, ठीक है। जब हमें उष्मा मिलता है तो यहाँ निर्माण होता है किसका, C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बोलो, बात क्लियर है, किसका निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन गैस मिल जाता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो ये देखो, हमें क्या हुए, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, गैस होता है, जल लिया, लिक्विड होता है, सूर्य के प्रकाश से इसको उष्मा मिला। उष्मा जैसे ही मिला तो ये किसका निर्माण कर दिया, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, और हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, तुम्हें अभी एक तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण में एक और फैक्ट को जानना है, एक और तथ्य के बारे में जानना है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से, या तुम बोर भी हो जाओगे, ठीक है। आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको हर चीज़ समझना है और आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, हमें अच्छे ढंग से और भी समझाइए, तो और भी एलोबरेट करके समझाएंगे, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको क्लास को क्या करना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो, जय हिंद।